हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ फ्रेंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। ग्रेट चैलेंजेस की नींव कौन से संस्थान द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन ए न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, ऑप्शन बी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन सी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ऑप्शन डी WHO फाउंडेशन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ग्रेट चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित किया उसकी नींव बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वर्ष 2003 में ग्रेट चैलेंजेस इन ग्लोबल हेल्थ के रूप में रखी थी। वर्ष 2014 में इसे ग्रेट चैलेंजेस के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया। इसके उद्देश्य ने विस्तार लिया और अब संयुक्त प्रयासों के तहत नवोन्मेष यानी इनोवेशन के माध्यम से वैश्विक विकास एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खलल पैदा करने वाली चुनौतियों के समाधान की कोशिश जारी है। ग्रेट चैलेंजेस इन इंडिया के बारे में बात करें तो गेट्स फाउंडेशन व दूसरे संस्थापकों ने ग्रेट चैलेंजेस को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी। निजी स्तर पर वो साझेदारों के तहत विभिन्न देशों में इसका बीजारोपण किया गया। ग्रेट चैलेंजेस इंडिया व अफ्रीका ऐसे साझेदार हैं जो शुरुआत से ही स्थानीय शोधकर्ताओं व नीति निर्माताओं के कार्यों को सहारा व मार्गदर्शन देते रहे हैं। ग्रेट चैलेंजेस इंडिया की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड के लेवल पे 2003 में हुई थी, लेकिन अगर इंडिया का बात करें तो 2013 में हुई थी। ठीक है। भारत सरकार का बायोटेक्नोलॉजी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन साझेदार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी टेलीकॉम कंपनी चांद पर इस्तेमाल के लिए पहला सेल्यूलर कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करेगी? ऑप्शन ए MTN ग्रुप, ऑप्शन बी निपन टेलीग्राफ और टेलीफोन, ऑप्शन सी वेरिजॉन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नोकिया। देखिए, टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली दिग्गज कंपनी नोकिया चांद पर इस्तेमाल के लिए पहला सेल्यूलर कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करेगी। फिनलैंड की कंपनी ने बताया कि इसकी इकाई नोकिया वेल लैब्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए 2022 के आखिर तक चांद की सतह पर उतारा जा सकने वाला 4G कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अपने आर्टेमिस मून लैंडिंग अभियान के दौरान टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए 14 कंपनियों को $37 करोड़ मुहैया करा रही है। इस अभियान के जरिए नासा का लक्ष्य चांद पर ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रियों का ठहरना है। इसे मंगल ग्रह पर मानव उतारने की दिशा में शुरुआती प्रयास की तरह माना जा रहा है। नासा ने पिछले हफ्ते कंपनियों को फंड देने की बात कही थी। अब नोकिया ने इस अभियान में अपनी भूमिका को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। नोकिया का नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतरते रोवर को रिमोट से नियंत्रित करने, रियल टाइम नेविगेशन और हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे काम में मदद करेगा। इसके नेटवर्क में बेस स्टेशन, एंटीना और सॉफ्टवेयर शामिल है। इसे इस तरह से तैयार किया जाएगा कि लॉन्चिंग, लैंडिंग और अंतरिक्ष की जटिल परिस्थितियों में भी यह काम करता रह सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नोकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के विज्ञानियों द्वारा सौर मंडल के बाहर जीवन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक्सोप्लैनेट और उसके चंद्रमाओं की खोज की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। देखिए, दुनिया भर के विज्ञानी सौर मंडल और इसके बाहर ऐसे ग्रह की खोज कर रहे हैं जहां पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावनाएं मौजूद हो। इसी कड़ी में एक अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक्सोप्लैनेट ध्यान रखिएगा, वे ग्रह होते हैं जो सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है। में उनके एक्सोमून यानी उनके चंद्रमा, एक्सोप्लैनेट के जो मून होते हैं उनको एक्सोमून कहते हैं। ठीक है। एक्सोमून और उनके चंद्रमाओं की मौजूदगी खगोल विज्ञानियों को नई दिशा दिखा रही है। हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा एक्सोप्लैनेट और उनके चंद्रमाओं की खोज किए जाने से विज्ञानी उत्साहित हैं। अब विज्ञानियों की निगाहें ड्वार्फ स्टार यानी बौने तारों के ग्रहों पर भी जा टिकी है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में एक्सोप्लैनेट की खोज में तेजी आई है।
एक्सोप्लैनेट दूसरे तारों के ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तरह उन ग्रहों में भी अपने चंद्रमा होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सोप्लैनेट में पृथ्वी की तरह जीवन होने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दिशा में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का केपलर अंतरिक्षयान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं हबल जैसी दूरबीन भी इस खोज में लगी हुई है। हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिक क्रिस फॉक्स के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट सिस्टम खोज निकाला है जिसके 6 एक्सोमून होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। यदि यह खोज सफल रही तो वैज्ञानिकों की एक्सोमून को लेकर अब तक की अहम खोज होगी। बात करें बौने तारों में जीवन की संभावना के बारे में, तो अंतरिक्ष के ड्वार्फ स्टार यानी बौने तारों के ग्रह पर भी जीवन की संभावना वैज्ञानिक जता रहे हैं। दरअसल ड्वार्फ स्टार अधिक गर्म नहीं होते हैं, जिस कारण उनके ग्रहों का ताप भी अधिक नहीं हो सकता है। इनके सामान्य तारों जितनी ऊर्जा नहीं होती है और न ही तेज प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण दुनिया भर की अंतरिक्ष वेधशालाओं इनमें जीवन की खोज में जुटी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश के पहले व्यावसायिक HCNG संयंत्र और वितरण यानी डिस्पेंसिंग स्टेशन का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, राजधानी में अब बसें हाइड्रोजन CNG यानी HCNG ईंधन से चलेगी। इस प्रयोग के सफल होने पर भविष्य में निजी वाहनों में भी HCNG का उपयोग हो सकेगा। DTC के राजघाट स्थित डिपो में देश के पहले व्यावसायिक HCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उद्घाटन किया। परिवहन विभाग ने इस संयंत्र की स्थापना और इसके संचालन के लिए 15 करोड़ रुपए का राशि प्रदान की है। यह ईंधन हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कम मिलेगी, जिसमें वाहनों को CNG की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलेगी। यह कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम करता है और ईंधन दक्षता को 3% तक बढ़ाता है, जिससे लगभग 5% ईंधन की बचत होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने HCNG को सितंबर 2020 से ईंधन के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चुनावी खर्च की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत अब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम कितने रुपए तक खर्च कर सकेंगे? ऑप्शन ए 80 लाख, ऑप्शन बी 77 लाख, ऑप्शन बी 65 लाख, ऑप्शन डी 69 लाख। देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने चुनावी खर्च की सीमा 10% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत अब लोकसभा चुनाव में 77 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 77 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में, ध्यान रखिएगा, विधानसभा चुनाव में 30.8 लाख। ठीक है, रुपये तक खर्च कर सकेंगे। अभी तक जो समय सीमा थी वो आपका, अगर लोकसभा का बात करें तो ये पहले 70 था और विधानसभा का आपका 28 लाख था। ठीक है, इससे पहले चुनावी खर्च सीमा में बढ़ोतरी 2014 में की गई थी। हालांकि इसे 2019 के आम चुनाव में भी बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन तब यह नहीं हुआ। इस बीच राजनीतिक दलों की मांग और कोरोना की बंदिशों को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की सरकार से सिफारिश की थी। इस बढ़ोतरी से अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन दीप, लक्षद्वीप, लद्दाख जैसे छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्याशी जो लोकसभा में है 59.40 लाख और विधानसभा चुनाव में 22 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पहले जो ये राशि थी, इनका जो छोटे राज्यों का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये 54 लाख पहले थी और विधानसभा में 20 लाख थी छोटे राज्यों के मामलों में। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये छोटे राज्यों के लिए। ठीक है, छोटे राज्यों के लिए। बात करें पूर्वोत्तर के बारे में, तो पूर्वोत्तर के बारे में बात करें, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों में तो लोकसभा में तो 77% है, लेकिन जो विधानसभा है वो 22 लाख है। ठीक है, पहले ये भी 70 लाख ही था और ये था जो वो 20 लाख था। ठीक है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 77 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष उन पुलिस कर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष उन पुलिस कर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। ध्यातव्य है कि यह दिवस वर्ष 1959 में हुई एक घटना की याद में मनाया जाता है जब लद्दाख में चीन की सेना द्वारा किए गए हमले में 10 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। तभी से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया था। दिल्ली स्थित इस राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में सभी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के 34,844 पुलिसकर्मियों को याद किया गया है जिन्होंने वर्ष 1947 के बाद से अब तक ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान गंवाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी OECD के द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 रिपोर्ट के मुताबिक OECD देशों में प्रवासी की कुल आमद और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने वालों में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी पोलैंड। देखिए, हाल ही में OECD द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेट आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 के दौरान भारत OECD देशों में नए प्रवासी की कुल आमद के संदर्भ में और इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या के संबंध में दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश के रूप में उभरा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो OECD द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट जारी की जाती है। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक भारत OECD देशों के प्रवासी की कुल आमद और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या के संबंध में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश बनकर उभरा है। भारत ने रोमानिया को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। चीन इस मामले पर शीर्ष पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में प्रवास प्रवाह का लगभग 6.5% यानी 4.3 लाख चीनी है। ये चीन का बात करें, चीनी OECD देशों में गए। हालांकि 2017 की तुलना में OECD देशों की और चीन के प्रवास प्रभाव में 1% की मामूली गिरावट आई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले स्थान पर है चीन, उसके बाद भारत है, उसके बाद तीसरे में रोमानिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में वैश्विक स्तर पर विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 जून। देखिए, 20 अक्टूबर 2020 को विश्व भर में कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट विषय पर तीसरे विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 के लिए विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में आम जन की भलाई को रेखांकित करती है। फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 20 अक्टूबर 2010 को पहले सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद वर्ष 2010 से पहला सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। वर्ष 2015 में महासभा ने एक अन्य प्रस्ताव पारित किया और वर्ष 2015 में 21 अक्टूबर को दूसरा सांख्यिकी दिवस मनाया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि अब से प्रत्येक 5 वर्ष बाद वैश्विक स्तर पर विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला जो था 2010 में हुआ था, दूसरा आपका 2015 में, फिर तीसरा जो हुआ 2020 में आयोजन किया गया है। ठीक है, ये 3 ही अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने नदियों
और बरसात के पानी, भूजल और संशोधित व्यर्थ पानी सहित जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन, विनियमन के लिए प्रदेश में खुद का कानून बनाएगी। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, हरियाणा में प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के चलते भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही प्रदेश सरकार अब पानी की बर्बादी रोकने के लिए थोड़ी सख्ती भी बरतेगी। इसके लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पर निर्भरता को छोड़ प्रदेश स्तर पर प्राधिकरण गठित करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। दरअसल नदियों और बरसात के पानी, भूजल और संशोधित व्यर्थ पानी सहित जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए प्रदेश में खुद का कोई प्रभावी कानून नहीं है। संविधान के अनुसार जल आपूर्ति, सिंचाई एवं नहरें, ड्रेनेज एवं तटबंध, जल भंडारण एवं पनबिजली राज्यों का विषय है। अपना खुद का प्राधिकरण नहीं होने का खामियाजा यह हुआ कि पानी के अनियंत्रित और अंधाधुंध उपयोग के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। जल संकट और पानी के अत्यधिक दोहन की स्थिति से निपटने के लिए अब पानी की सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण एवं उपयोग को नियमित करने के लिए विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। हरियाणा जल संसाधन संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन प्राधिकरण विधेयक के प्रारूप पर कैबिनेट की मुहर लगा चुकी। नया कानून संचित क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीन से जारी तनाव के बीच आपसी संबंध को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत और कौन से देश के भूस्थैतिक सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, चीन से जारी तनाव के बीच आपसी संबंध और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका के भूस्थैतिक सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। इसके बाद भारत भूस्थैतिक इंटेलिजेंस और अमेरिकी इनपुट का इस्तेमाल कर सकेगा और क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों और स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम की सैन्य सटीकता बढ़ा सकेगा। BECA पर 26 से 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली दोनों देशों में रक्षा और विदेशी मंत्रियों की 2+2 बैठक में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच BECA तीसरा मूलभूत समझौता होगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच वर्ष 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट व 2018 में कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया था। +2+ बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर हिस्सा लेंगे, जबकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से मंजूरी के बाद इस करार पर दोनों देशों के बीच बातचीत कुछ दिनों पहले ही हो चुकी है। अब इस पर बस हस्ताक्षर होने बाकी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।